नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चौथा अध्याय जो कि है कानूनों की समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग लॉस। ठीक है, ये हमारा हिंदी वाला नाम है और ये हमारा इंग्लिश वाला नाम। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि कानून क्या होता है। यदि हम कानून की समझ के बारे में बात कर रहे हैं तो कानून क्या होते हैं इसके बारे में समझो। देखो, कानून क्या है? कानून नियमों की एक प्रणाली है। प्रणाली मतलब एक सीरीज की, हाँ भाई ये ठीक है, प्रणाली है नियमों की। ठीक है, जो आमतौर पर या तो सरकार या फिर कहा जाए तो संस्थानों द्वारा लागू की जाती है। ठीक है, किन पर लागू की जाती है? लोगों पर लागू की जाती है ताकि वो कुछ हद तक किसी चीजों में नियंत्रण में रहे, ताकि क्या हो, बेईमानी ना बढ़े, करप्शन ना बढ़े। ठीक है, लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रह सके और कई सारी चीजों के लिए, मतलब आमतौर पर शांति बनाए रखने के लिए जो है हमारे कानूनों को लागू किया जाता है। ठीक है, अब देखो, हमने कई सारे कानून ऐसे देखे हुए हैं कि भैया शादी करने के लिए लड़के की उम्र इतनी होनी चाहिए, लड़की की उम्र इतनी होनी चाहिए, नहीं तो इसके नीचे यदि अगर आपने शादी कर दी तो बाल विवाह कहला जाएगा, आपको जेल हो सकती है। ठीक है, हमने वोटिंग राइट्स दिए गए हैं या फिर वयस्क होने की कुछ पर्टिकुलर एज दी गई है कि भैया 18 साल जो है उससे प्लस जो भी है वो लोग क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक है, वो वयस्क कहलाएंगे, वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने के काबिल है इस उम्र के बाद। ठीक है, और भी हमने, मतलब हम कई सारे कानून जो देखते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में जो कि नॉर्मल से है लेकिन हमारी जिंदगी में होने के लिए जरूरी है। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? पहली बात तो ये कि ये कानून बनाता कौन है। ठीक है, कानून बनाता कौन है, फिर ये जो कानून की समझ जो हमें आती है, मतलब कि ये कानून अब बनाना चाहिए। ठीक है, कि अब इस कानून की जरूरत है, तो ये आइडिया कहाँ से आते हैं? ऑल ऑफ अ सडन क्या बैठे बैठे ऐसा लगता है कि चलो कानून बनाते हैं? नहीं, कुछ कारण है इनके पीछे, कुछ स्ट्रगल्स हैं इनके पीछे, जिनके लिए कानून बनाया जाता है, जिनके बाद ये कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, और हम क्या समझेंगे कि भैया कई बार कानून बन जाते हैं। ठीक है, बनाए तो वो सही चीजों के लिए जाते हैं कि और जो है शांति बढ़े, या जो भी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक है कि हाँ भैया इसके ऊपर हमको कानून बनाने की जरूरत है, वो अच्छी सोच के साथ में बनाए जाते हैं। लेकिन कई बार क्या हो जाते हैं, वो विवादास्पद साबित हो जाते हैं लागू करने के बाद में। ठीक है, तो फिर ऐसे कानूनों का क्या किया जाता है? और कानून बनाने के बाद में लोगों की क्या जिम्मेदारी होती है? मतलब कानून बन तो गया, बिल तो पास हो गया लोकसभा राज्यसभा से, लेकिन अब क्या, मतलब लोगों की क्या जिम्मेदारी है? लोग कैसे उस कानून को फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरीके से अपनी राय रखनी चाहिए उन कानूनों को लेकर? तो इन सारी चीजों के बारे में हम समझेंगे। मतलब कानून के इर्द गिर्द जो है आज हम घूमने वाले हैं। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि मार्क्स तो मार्क्स, मैं हमेशा कहती हूँ सिविक्स, मतलब सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि मार्क्स के लिए तो ठीक है आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपकी अच्छी डे टू डे लाइफ के लिए आपको इन चीजों को एक मौलिक रूप से, नैतिक रूप से जरूर समझना चाहिए, ताकि आप और आपका परिवार जो है वो अच्छे से जिंदगी जी सके। ठीक है, तो समझते हैं कानून के बारे में हमें इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है। क्या कानून सभी पर लागू होते हैं? जैसे कि मैंने आपको शादी वाला एग्जाम्पल दिया, वोटिंग राइट्स वाला एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो क्या कानून जो है वो सभी पर लागू होते हैं? अगर इस बारे में बात की जाए तो कानून व्यक्तियों के बीच उनके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। कानून के शासन का मतलब है कि कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, तो कानून जो है, देखो सबसे पहले तो हमारी, मतलब जो भी डेमोक्रेसी होती है उसका ये कहना है कि कानून जो है, कानून का ही शासन होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है शब्द रूल ऑफ लॉ, की कानून का शासन, यानी कि कानून जो है वो हर प्रकार के व्यक्ति, भले उसकी कोई भी जेंडर हो, उसकी कोई भी कास्ट हो, उसका कोई भी क्रीड रेस हो, उसके ऊपर जो है वो कानून को हमेशा माना जाएगा। ठीक है, मतलब वो कितना ही पैसा वाला हो या कितना ही गरीब हो, यदि गलती की है तो सजा मिलेगी, यदि वो सही है तो उसको सजा से दूर रखा जाएगा। ठीक है, तो हमेशा से हमने यही माना है कि कानून जो है वो हमेशा हर व्यक्ति से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया, एक एग्जाम्पल की यदि हम बात करें कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, बड़ा उसका मतलब अच्छा है, आप में से भी कोई होंगे जिनके पिताजी जो है उनकी अच्छी पहुंच होगी। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि
कुछ लोग तो इस चीज को समझते हैं, है ना, कुछ लोग नहीं समझते। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि हम इस स्तर पे आ गए हैं तो हम क्या करें, इस चीज का जो है वो गलत फायदा उठाए। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या कोई भी बड़े लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं वो उसी तरीके से बचपन से पले बड़े होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो एक एग्जाम्पल ले लें कि किसी के बच्चे ने किसी का गलती से एक्सीडेंट कर दिया, मतलब गलती से तो क्या, कोई ड्रग्स लिया हुआ है या फिर रात में निकल गया और एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उसको बचाने की कोशिश की कि नहीं भैया अब मेरा बच्चा है, ठीक है, ये तो है, अब मेरा बच्चा है। हाँ, कि बेवकूफ है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है ना। तो ऐसे कुछ सोच वाले लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे में क्या होता है, जिस इंसान ने अपनी जान खोई है उसको तो न्याय नहीं मिला। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी चीजों में कानून का ये कहना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का ये कहना है कि नहीं भाई, गलती की है तो गलती की सजा मिलेगी, भले वो कोई भी व्यक्ति हो। हमेशा जो है हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में कानून को जो है हर व्यक्ति से ऊंचा रखा जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी अंदर अंडर द लॉ, सभी को बराबर रूप से कानून को फॉलो करना पड़ेगा, भले वो कोई भी व्यक्ति हो। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लॉ, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि किसी के लिए कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है, सबके लिए जो है उसको एक समान ही रखा जाएगा, और जो भी है वो बता दिया जाएगा कि हाँ भाई ये कानून है, आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि सामने कुछ और हो रहा है और अंदर कुछ और हो रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी मतलब क्या, जो हमारे कोर्ट्स हैं, ठीक है, जो हमारे जजेस हैं, ये क्या होते हैं, ये किसी से भी संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो कहीं ना कहीं नेताओं का उनके ऊपर फोर्स रहता है, बहुत सारी चीजें अंडर अंडर होती रहती है। लेकिन हमारी जो जुडिशरी है उसमें क्या होता है कि आप जो है, जो जजेस है वो जो है वो फ्री है, वो अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री है, वो उनकी अपनी राय होगी और वो अपना डिसीजन दे सकते हैं। वो किसी से भी जो है उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं बना सकता। ठीक है, अब देखो कुछ तो किस्से होते हैं, वो गलतियां होती है, मैं आपको सिखाऊंगी, वो मैं सही बात सिखाऊंगी। ठीक है, आप सुन रहे होंगे, कहोगे कि मैडम ऐसा तो नहीं होता है, आप कौन से जमाने में जी रहे हो, कई सारे फोर्सेस बनाए जाते हैं। तो देखो ये बेटा, सबकी एक इंडिविजुअल फिर चॉइस हो जाती है, फिर उनको उनके गलत चीजों का परिणाम मिलता है। हम जो बारे में बात करेंगे, हम ये बात करेंगे कि क्या आइडियल चीज है, क्या होना चाहिए, और क्या हमारे लोकतंत्र ने कहा है, क्या हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, ठीक है, जो नेशनलिस्ट रहे हैं, उन्होंने हमें किस तरीके से चीजों को फॉलो करने की राय दी है। ठीक है, तो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी राय जो है वो सही तरीके से रखेंगी, जो गलत है उसको सजा मिलेगी, जो निर्दोष है उसको बाइज्जत बरी किया जाएगा। ठीक है, एक्सेसिबल लीगल रेमेडी, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हाई कोर्ट से नहीं मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं सुविधा मिल रही, आप हाई कोर्ट पे जाओ। आपको लग रहा है हाई कोर्ट ने नहीं आपकी मानी, तो आप सुप्रीम कोर्ट पे जाओ। ठीक है, हर चीज जो है वो आपके लिए एक्सेसिबल रहेगी। ऐसा छोटे से छोटा व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, कानून सभी के लिए समान रहेगा। ठीक है, तो क्या कानून सब पर लागू होते हैं, तो हाँ जी, कानून जो है वो सभी पर लागू होते हैं। और ये बात समझ में आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में कानून का शासन, अच्छा देखो, अब ये जो कानून है ये सब पर लागू होते हैं, ये आइडिया जो है वो हम तक कैसे आया। ठीक है, हमने क्यों ऐसा सोचा कि कानून जो है वो सभी पर लागू होने चाहिए, क्योंकि हमने तो पुरानी कहानियां राजा महाराजाओं वाली कई सारी ऐसी पढ़ी हुई है, जिसमें क्या होता था कि कानून अलग हो जाते थे, मतलब कि हाँ भाई ये बड़े राजा का बेटा है तो इसको नहीं कुछ कहा जाएगा, या ये बहुत सारी चीजें होती थी कि भैया जो पैसे वाले हैं या जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते थे। वहीं जो हमारी हरिजन समाज के लोग हैं या जो स्लेवरी करते थे या जो किसी के अंडर काम करते थे, ठीक है, जो किसी के अंडर काम करते थे, ठीक है, तो उनको जो है इस चीज के लिए बहुत किल्लत सहनी पड़ती थी। उनको जो है वो सजा का माप जो है उनका वो और अलग होता था, कि यदि किसी अमीर घर के या फिर किसी अच्छी पहुंच वाले व्यक्ति ने यदि कोई गलती की है या कोई कानून को तोड़ा है, तो उसको जो है वो थोड़े बहुत में निपटा दिया जाएगा। वहीं कहीं कहीं जो बेचारा सीधा साधा आम व्यक्ति है, उससे यदि कोई गलती हुई है तो उसको क्या किया जाता था, उसको और ज्यादा सजा दी जाती थी। ठीक है, उनके लिए जो है वो हार्शेबल पनिशमेंट्स होती थी, और वो क्या करते थे, वो इसके खिलाफ जो है वो मुद्दे भी नहीं उठा पाते थे, क्योंकि वो डरते थे। उनको ऐसा लगता था काम तो हमें इन्हीं से पढ़ना है, या फिर हम क्या करें, हम छोटे लोग हैं, ना कोई एजुकेशन होता था, ना कोई उनकी सुनने वाला होता था। अब जो है हमारी जुडिशरी इसलिए इंडिपेंडेंट की गई है ताकि उनकी जो सुनने वाले जो लोग हैं, जो जुडिशरी है वो सुनने वाली है
है ना। तो वो जो है वो फ्री रहे, तो इस बंदे को, जो भी छोटा व्यक्ति है या बड़ा व्यक्ति है, उसको ऐसा ना लगे कि मैं इन तक कैसे पहुंचूं, ठीक है, मैं मेरी मेरी क्या वैल्यू है कि मैं इन तक जाके अपनी बात रख सकूं। इसी वजह से जो है हमारी जुडिशरी को क्या किया गया, इंडिपेंडेंट किया गया, ठीक है। तो प्राचीन काल में विभिन्न समुदाय के कानूनों के प्रशासन में विभिन्न स्तरों के स्वायत्ता ऑटोनॉमी प्राप्त थी। यह औपनिवेशिक शासन के तहत बदलना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये कैसे बदलना शुरू हुआ, जब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पे आया, कॉलोनियल रूल हमारे यहाँ पे आया, औपनिवेशिक शासन शासन जो है वो हमारे यहाँ पे आया, उसके बाद ये बदलना शुरू हुआ। कैसे बदलना शुरू हुआ इस बारे में हम समझते हैं, ठीक है। औपनिवेशिक शासन जो था उसके तहत क्या होती थी, मनमानी होती थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने ऐसा कह दिया था कि आप जो है हमारे अगेंस्ट कोई भी बात नहीं कर सकते, ना आप न्यूज़पेपर में हमारे अगेंस्ट कुछ लिख सकते हो, हमारे खिलाफ कुछ लिख सकते हो, ना ही आप हमारे अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट खड़े कर सकते हो, ठीक है। और भी कई सारी चीजें होती थी कि भैया जो भी होगा हम हमारे जो जो हमारे वो जो ब्रिटिशर्स थे उनके अकॉर्डिंग होगा, बाकी जो है भारतीय जो है वो चू भी नहीं कर सकते, ठीक है। और उन ब्रिटिशर्स से जुड़े कुछ लोग थे भारतीय भी, जो बड़े थे थोड़े, जिनके पास में उस समय पे पैसा हुआ करता था, जो उनसे कहीं ना कहीं जुड़े थे, उनको क्या दिया जाता था, स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती थी, ठीक है। तो 1870 के राजद्रोह अधिनियम, ठीक है, सेडिशन एक्ट, इसमें क्या माना जाता था कि यदि कोई प्रेस में कुछ लिख रहा है या हमारे खिलाफ कोई पनिशमेंट, मतलब हमारे खिलाफ कोई कुछ भी बुरी चीज बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ कोई भी बुरी चीज बोल रहे हैं या फिर कोई आंदोलन खड़ा करे, तो उसको क्या, राजद्रोह कहा जाएगा, ठीक है। तो राजद्रोह अधिनियम एक निकाला गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार के किसी भी विरोध या आलोचना को शामिल करने के लिए राजद्रोह का एक बहुत व्यापक विचार था, ठीक है। रॉलेट एक्ट ने भी बिना किसी मुकदमे के कारावास की अनुमति दी थी, ठीक है। रॉलेट एक्ट के तहत तो ये कह दिया गया था कि अगर कहीं से भी ब्रिटिश सरकार को पता चला कि इस व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ कोई शब्द भी कहा है या कुछ गलत भी कहा है या फिर कोई आंदोलन करने की कोशिश की है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको बताया भी नहीं जाएगा कि भैया तेरे को यहाँ से उठा के क्यों जेल में भटका जा रहा है, उसको बस उठा के ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, ये सेडिशन एक्ट के थ्रू इन्होंने ऐसा कानून निकाला था। अब जो है हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, जो उस समय जिन्होंने हमारे लिए आजादी के लिए जो लोग लड़ रहे थे, उन्होंने इस चीज को फेस किया, ठीक है। उन्होंने बड़ी किल्लत से कि भैया वो कुछ करने चाहते तो उनको उठा लिया जाता, जेल में डाल दिया जाता, ठीक है। उनकी कोई सुनने वाला नहीं, न्यूज़पेपर्स में वो लिख नहीं सकते क्योंकि ये सेडिशन एक्ट था। तो उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ जो है वो विरोध किया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों द्वारा सत्ता के मनमाने प्रयोग का विरोध करना शुरू किया और अधिक समानता के लिए संघर्ष किया, ठीक है। कि मतलब उनको जो है वो कहीं ना कहीं समानता मिलनी चाहिए, क्योंकि देश हमारा है, ठीक है। हम क्यों किसी के अंडर, आप हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कभी भी हमको उठा के जेल में जाके पटक देंगे, है ना। तो ये तो गलत चीज हो जाएगी, हम कैसे जिएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज का क्या किया, विरोध करना शुरू किया और उन्होंने क्या बोला कि हमको जो है वो समानता चाहिए, और उन्होंने इस चीज के लिए काफी सारा संघर्ष किया। वे एक ऐसा कानून स्थापित करना चाहते थे जिसमें न्याय के विचार क्या हो, शामिल हो। वो उनके दिमाग में भी ये चीज क्यों आई कि न्याय का विचार होना चाहिए, क्यों उन्हें ऐसा लगा, क्योंकि उनके साथ में ज्यादती की जा रही थी, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे, मैं भले अपने लोगों के साथ में मैं भले दुर्व्यवहार करती रहूं, लेकिन यदि कोई और मेरे साथ में दुर्व्यवहार करता है तो मुझे कैसा लगेगा कि नहीं यार ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे भी जो देश के लोग थे वो भले आपस में कभी कभार ऐसी चीजें कर लेते थे, क्योंकि हमारे देश में भी कई सालों से ऐसी चीजें चली आ रही थी कि भैया जो हमारे हरिजन समाज है उनके साथ में हैंडपंप से पानी नहीं पीना या इनकी परछाई भी हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, आपस में ये लोग ऐसी चीजें करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार उनके ऊपर ऐसी किल्लतें ढाती थी, वो तो सभी के ऊपर ढाती थी, उनको थोड़े ना ऐसा था कि ये छोटा है या ये बड़ा है, उनके लिए तो भारत देश के लोग सब एक जैसे थे, ठीक है। उनके लिए क्या था कि कानून, हम तो जो है भारतीय तो भारतीय, हमने तो सभी के 12 बजानी है, ठीक है। तो ये उनके विचार में था। तो हमने जो है वो बहुत सारी चीजें सही, इसलिए हमने जब हम आजाद हुए, जब हमारा भारत आजाद हुआ और हमने संविधान बनाया, तो हमने ये शुरुआत में ही मान लिया था, हमने शुरुआत में ही चीजें जो है ये ठान ली थी कि जो हमारे देश में रहने वाले रहवासी रहेंगे, जो हमारे सिटीजन्स रहेंगे, उनके लिए क्या होगा, सभी के लिए कानून जो है एक समान रहेगा, ताकि किसी को भी नीचा या ऊंचा फील ना हो, सब जो है वो एक साथ मिलकर आगे बढ़ते रहें और विकास करते रहें, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट हुआ था, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि लोग इकट्ठे हुए थे, ठीक है। इस एक्ट के अगेंस्ट, मतलब
विरोध करने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे। वो लोग अपनी मीटिंग कर रहे थे, ठीक है, कि मतलब बातचीत कर रहे थे कि क्या करना है, कैसे क्या अब आगे बढ़ना है ना। जब हम लोग आजाद नहीं हुए थे तब, तो रॉलेट एक्ट के मतलब ये जो रॉलेट विरोधी थे, ठीक है, सारे जो भी थे वो रॉलेट विरोधी थे, ठीक है। तो इन्होंने जो जनरल डायर थे वो वहां आए और उन्होंने क्या किया कि मतलब बस विरोध हो रहा है तो बिना सोचे समझे गोलीबारी करना शुरू की और कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। वो लोग शहीद हो गए वहां पर। अभी भी जलियांवाला बाग जो है वो बहुत ही प्यारा सा बनाया है उनकी स्मृति में, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की स्मृति में, ठीक है। तो कुछ ऐसी कुछ चीजें हुई जो हमने सही, और फिर हमने उससे सीखा कि नहीं, हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों को बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा, भले वो किसी भी जाति, किसी भी कलर, किसी भी जेंडर के हो, सभी को जो है वो बराबर दर्जा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नए कानून किस तरह से बनते हैं, ठीक है। कि मैंने जैसे बताया कि ऐसा तो नहीं होता है कि अचानक से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जी ऐसे बैठे कि चलो ऐसे चलते हैं, कानून बनाते हैं कुछ नया, है ना। ऐसा तो नहीं होता है ना। कुछ चीजें हैं जो समय के साथ हमें लगता है कि नहीं यार, ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, या जिन लोगों के साथ गलत होता है वो, मतलब जैसे मैं हूँ, सब संपन्न है, ठीक है, सारी चीजें बढ़िया हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, मतलब मुझे उस चीज की कोई परेशानी नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको किसी परिस्थिति में परेशानी आ रही है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उठ के खड़े होंगे और अपना प्रोटेस्ट जो है वो उस पर्टिकुलर चीज जिसको भी लेके उनको परेशानी आ रही है वो जताएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिन लोगों को किसी चीज को लेके परेशानी आती है और वो क्या करते हैं, अपना विरोध उस चीज को लेके जताते हैं, और फिर क्या होता है, कानून जो है वो पास होते हैं, ठीक है। हम समझते हैं इसकी और प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, समाज में विभिन्न समूह एक विशेष कानून की आवश्यकता को उठाते हैं, ठीक है। संसद को कानून बनाते समय लोगों के सामने आने वाली समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। कानून बनाने की प्रक्रिया में नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ में तो ऐसी चीज नहीं हो रही है ना, तो इन्हें क्या परेशानी है, इनको क्या ऐसा होने लगा, ठीक है। आजकल तो समय बहुत बदल गया है, आजकल तो ऐसी चीजें होती नहीं है, ठीक है। भले मतलब पिछड़े जो एरिया हैं जो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, वहां पर कई बार अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, अभी भी बाल विवाह होता है, या कुछ ऐसी चीजें जो है, जब शुरुआत में जब हमको डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर हमें अधिकार नहीं मिले थे, औरतों को ये अधिकार नहीं मिले थे कि वो इसकी चीज के खिलाफ खड़ी हो या फिर जाके पुलिस में कंप्लेन कर जाए, तो जो उनके खिलाफ जो है घरेलू हिंसा कर रहे हैं उनको सजा मिल जाए, ऐसी चीजें जो नहीं आई थी, ठीक है। तो संविधान को थोड़ी ना पता है, जो संसद में जो लोग बैठे हैं उनको ऐसा लगता है कि सारी चीजें ठीक है, क्या परेशानी है, लेकिन जो औरतें जिनके साथ में गलत व्यवहार होता है, जिनके साथ में गलत दुर्व्यवहार हुआ, वो उठ के खड़ी हुई, वो संसद में आई, उन्होंने अपनी चीजें जो है वो रखी कि भैया ये समस्याएं हमको है, इसको लेकर हमको जो है सख्त कानून चाहिए। तो संसद को क्या चाहिए कि संसद जो है, संसद के जो लोग हैं वो ये ना रहे कि भाई हमारे साथ ऐसा नहीं होता तो लोगों के साथ में भी ऐसा नहीं होता होगा, ठीक है। अब तो जमाना बहुत बदल गया है, कहाँ ऐसी चीजें होती है, हम तो हमारे घर में नहीं करते, तो ऐसा नहीं। संसद में जो लोग बैठे हैं वो जाहिर सी बात है कि वो पूरी सोसाइटी से उठ के आगे बढ़े हैं, तो हो सकता है कि उनके साथ में ऐसी चीजें ना होती हो, लेकिन उनको जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो जिनके पास में साधन सुविधाएं नहीं है, उनको उन लोगों के प्रति भी संवेदनशील होना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई, हो सकता है हमारे साथ में ऐसा ना हो रहा हो लेकिन इनके साथ में ऐसा होता होगा, है। तो ये चीजें जो है वो संसद को हर कानून को लेकर समझनी चाहिए, है ना, कि हम जो है इनकी समस्याओं को सुने, समझे और इसको लेकर जो है कुछ निर्णय निकाले या कुछ नियम निकाले, ताकि इनको जो है इस चीज में असुविधा ना हो, भले वो कोई भी टॉपिक हो। आ रही है कि नहीं बात समझ में, है ना। तो ये चीज जो है ये संसद की तरफ से होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है ये नागरिकों की तरफ से भी होनी चाहिए कि यदि उनको किसी चीज को लेकर कोई असुविधा हो रही है, या यदि उनको ऐसा लगता है कि ये चीज जो है हमारे जीवन में हमको ठीक से नहीं जीने दे रही है, ये चीज जो है हमको परेशान कर रही है, तो उसके खिलाफ उनको आवाज उठाना जरूर आना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना कि यार हम कैसे पहुंचे, वो तो बड़ी जगह है, वो लोग हमारी क्या बात सुनेंगे, नहीं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है वो लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, लोगों के लिए बनाई गई सरकार है, तो सबसे ज्यादा हक जो है वो लोगों का ही है। जो लोग वहां संसद में बैठे हैं, जो स्पीकर वहां संसद में बैठे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट बने हैं, वो हम ही में से कोई निकले हुए लोग हैं जो आगे बढ़ गए, जिन्होंने अपनी बात रखना सीख लिया था।
आ रही है कि नहीं बात समझ में, ठीक है। तो नेता लोग कैसे बनते हैं, नेता जो है वो वोकल होते हैं, ठीक है, उनको अपनी बात रखना जो है बहुत अच्छे से आता है, उनको मिलना मिलाना ये सारी चीजें करना बहुत अच्छे से आता है। आप देखोगे कि नेता जो है वो अधिकतर, हमेशा जरूरी नहीं कि बड़े घर के लोगों, कई बार बहुत छोटे घर से भी जो है वो लोग निकल के आते हैं और जो है वो बड़ी बड़ी पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार हमको हम कैसे जाएंगे वहां तक, वो लोग क्या हमको समझेंगे, वो तो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना। ऐसी मैंने बातें सुनी है, लोग करते हैं इस तरीके की बातें, लेकिन नहीं, हमको ये समझना चाहिए कि वो जो वहां बैठे हैं वो हमारी वजह से बैठे, क्योंकि हमने उनको वोट दिया है। अगर हम वोट नहीं देते तो ये कहाँ से पहुंचते, है ना। कई बार कॉलोनियों में पार्षद, मतलब एक और चीज, मतलब मैं ऐसे समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि लाइटें किसी एरिया में जो है वो बहुत चली जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत, मतलब प्रॉपर उसका आवागमन नहीं होता, वो बस ऐसा है कि थोड़े घंटे आती है, थोड़े घंटे चली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कई कई दिन तक जो बाहर की स्ट्रीट लाइट है वो कई सारे एरिया में जो है वो बंद पड़ी रहती है। अब लोगों को समस्या तो आती है, लेकिन वो क्या सोचते हैं, हम पार्षद तक कैसे जाएं, हम कैसे बोले उनको, अरे यार वो तो ऐसा, मतलब वहां तक कैसे जाएंगे, हम कैसे बोलेंगे, क्यों भैया, पार्षद बने कैसे हैं, पार्षद जब बनने वाले थे, जब चुनाव हुए थे, तब तो वो आपके घर आकर आपके पैर छूकर गए थे। वोट तो आप ही ने दिया है ना, आप ही की वजह से तो वो बने हैं। तो उनको शर्म आनी चाहिए, आपको क्यों शर्म आती है। आपको ये मैं चीजें इसीलिए सिखा रही हूँ, इसीलिए आपको बता रही हूँ कि यदि आप जो है वो नौजवान बच्चे हैं, ठीक है, आप जो है हमारे देश के भविष्य हैं, ठीक है, यदि आप इस चीज को नहीं सीखेंगे तो आने वाली पीढ़ी कैसे हमारी स्ट्रांग बन के निकलेगी, ठीक है। तो यदि आपके मोहल्लों में या कहीं पर भी छोटी से छोटी तकलीफ यदि आपको फेस होती है, तो आप ये कभी मत सोचो कि हम कैसे जाएंगे। घर में मम्मी पापा जरूर बोलेंगे कि नहीं यार तू कैसे जाएगी, तू वहां चले जाएगी वहां पर, या तू कैसे क्या बोल देगा वहां पर, ऐसे नहीं करना अपने को, उनका उठना बैठना अलग है, अपने को नहीं करना जो है होगा, अपन ही क्यों बोले, बाकी लोग भी तो है वो भी बोले, नहीं, अपना स्टैंड लेना सीखो, अपना हक है ये, हम टैक्स पे करते हैं, हम जो है सारी चीजें अपने देश के लिए कर रहे हैं, तो हमको ये चीजें जो है हमारी बेसिक एम्यूनिटीज, ये तो हमारे हक है। यदि ये चीज भी हमारे पार्षद, हमारे नेता हमारे लिए पूरी नहीं कर पा रहे तो धिक्कार है, वोट ले लो उनसे, आप ही ने तो उन्हें बनाया है ना। तो खड़े होइए, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई तकलीफ मुझे आ रही है, स्कूल में कॉलेज में कुछ नई चीज ऐसी लग रही है कि नहीं यार ये मेजोरिटी लोग जो है इसको फेस कर रहे हैं, नहीं यार ये जो मुझे तकलीफ आ रही है तो मेरी दोस्त को भी आ रही है, इस तरीके से कैसे आगे चीजें चलेंगी, तो आप जो है उसकी आवाज उठाइए, आगे बढ़कर आइए और जो है अपनी बात जो है लोगों के सामने रखिए, ठीक है। हर कोई सुनेगा, आजकल तो सोशल मीडिया हो गया है, आपको जरा सी कुछ परेशानी आई, आप अपना ट्विटर अकाउंट पे डाल दो, इंस्टाग्राम पे डाल दो, ठीक है, लोग झट से आपको नोटिस कर लेते हैं और कहाँ से कहाँ बातें पहुंचा देते हैं। तो बिल्कुल डरने का नहीं, ठीक है, आपकी जिंदगी है, बहुत योनियों पार करके अब आपको एक मनुष्य जीवन मिला है, तो बिल्कुल डरना घबराना नहीं, जो सही लगे वो बात अपनी रखना, ठीक है, अपने लोगों के लिए रखना। और जो है आप पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें समझ रहे हैं, तो आप इसीलिए समझ रहे हैं ना, ताकि आपको जीवन में आगे दिक्कत ना आए, तकलीफ ना आए। इसलिए लोगों को भी बहुत जरूरी है कि वो अपने जो अधिकार हैं उनके बारे में जागरूक रहे, है ना। तो इस चीज को आप जरूर समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ठीक है, ये कैसे बना था, ठीक है। पहले पहले क्या, अभी भी होता तो कई जगह है, लेकिन पहले ऐसी स्थिति थी कि अब जो कानून हो गए हैं, अब जो है वो औरतें बेझिझक जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करके आ सकती है कि आज हमारे पति ने ड्रिंक किया और हमको मारा है, ठीक है, आज जो है हमको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, आज हमको इस चीज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, तो फट से आदमियों की जितनी नहीं सुनी जाती, इतनी औरतों को वैल्यू दी जा रही है अब के समय में। लेकिन 2005 से पहले जो है वो ऐसी स्थिति नहीं थी। 2005 अभी कहाँ, 2005 में 5 साल की हो गई थी, मतलब अभी की बात है, बहुत रिसेंट की बात है। तो इसके पहले जो है वो औरतों को ये सारी चीजें नहीं दी गई थी, उनको मारा पीटा जाता था, घर भेज दिया जाता था, क्या क्या उन्हें सुनने पड़ती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो सिर्फ घर संभालती थी, उनके पास में पैसा नहीं था, है ना। इन सारी चीजों के कारण उनको कई सारी किल्लतें सहनी पड़ती थी, है ना। तो क्या हुआ कि कुछ औरतों ने, कुछ सेक्शन ऑफ औरतों ने अपनी बात रखने की कोशिश की कि भैया ये जो है ये गलत है। सिर्फ वाइफ ही नहीं, माताएं जब बच्चों की शादी हो जाती है और वो बड़े हो जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि माता पिता जो है इनका काम खत्म हो गया, अब जो है इनके पैसे प्रॉपर्टी सारी चीजें अपनी हैं और इनको कुछ भी बोल दो, इनको अनाथ आश्रम में भेज दो, इनके साथ में कुछ भी गलत व्यवहार कर दो, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि अपनी पत्नी को पीटना,
ठीक है, ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर सिर्फ यही चीज नहीं आती है, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर सारी चीजें आती है। अपनी बहन को गलत बोलना, अपनी माताओं को वर्बल अब्यूज करना, या फिर सेक्सुअल अब्यूज करना, या इकोनॉमिकली उनको कुछ अब्यूज करना, ठीक है, या मारना पीटना, हाथ उठाना, या उनको पढ़ने ना देना, है ना, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस के तहत पे आती है। किसी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना, है ना। तो ठीक है, यह अधिनियम 2006 में लागू हुआ था। यह घरेलू शब्द का विस्तार उन सभी महिलाओं को शामिल करने के लिए करता है जो हिंसा को अंजाम देने वाले पुरुष के साथ एक ही घर में एक ही साथ रह चुकी हैं या रहती हैं। घरेलू शब्द का मतलब ये कि एक ही घर में एक ही छत के नीचे आपके साथ में हिंसा की जा रही है। वो हिंसा कुछ भी हो सकती है, और एक ही छत में एक व्यक्ति, एक आदमी और एक औरत के बीच की बातें, भले वो माता या बेटे का रिश्ता हो, भाई या बहन का रिश्ता हो, पति या पत्नी का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, ठीक है। तो ये घरेलू शब्द के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती है ना। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं कि यह अधिनियम किस तरीके से विस्तार में आया, ठीक है। तो 1990 से ये कहानी शुरू हुई थी। वैसे तो इसके पहले भी जो है हमारे फ्रीडम फाइटर्स में से कई सारी जो है हमारी सम्मानित महिलाएं थी जिन्होंने हमको आजाद कराने में हमारी काफी मदद की। लेकिन वो जो ये था कि हाँ, कुछ थी जो अपने लिए लड़ सकती थी, लेकिन बाकी सारी औरतों का क्या, कि जो नहीं लड़ पाती थी, जो नहीं बोल पाती थी, जो नहीं अपनी बात रख पाती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा तो कोई कानून है ही नहीं, यदि हम पुलिस स्टेशन में भी जाकर कंप्लेन करेंगे तो वहां पर भी तो आदमी बैठा है जो शायद खुद ही अपनी औरत को पीटता हो, तो वो हमारी कंप्लेन क्यों सुनेगा, है ना। तो इस तरीके से कुछ बहुत सारी स्थितियां थी। तो 1990 में कानून की आवश्यकता को मंच पर उठाया गया। इस कानून की आवश्यकता को क्या किया गया, इसको आवाज दी गई, औरतों ने अपने संगठन बनाना शुरू किए, ठीक है। 1999 में लॉयर्स कलेक्टिव ने घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया, ठीक है। उन्होंने पूरा तैयार किया कि भैया घरेलू हिंसा विधेयक जो बिल रहेगा उसके अंदर उनकी क्या क्या मांगे हैं, ठीक है। वो क्या किया उन्होंने तैयार किया। 2002 में स्थायी समिति ने संसद में स्थायी समिति ने संसद में अपनी सिफारिशें क्या की, साझा की कि भैया ये हमारी मांगे हैं और इसको हमको क्या है पूरा करवाना हम चाहते हैं। विधेयक 2005 में विधेयक को फिर से पेश किया गया और संसद में पारित किया गया, ठीक है। 2002 में जो चीजें पास हुई थी ना, तो उसमें कुछ कमियां थी। औरतें चाहती थी कि इसको जो है वो थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक बताया जाए, ताकि घरेलू में जो सारी महिलाएं हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया गया, सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं, सारी महिलाएं जो है उसके अधिकार जो है इसके अंदर आए। मारपीट से लेकर सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज, सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आनी चाहिए। तो फिर 2005 में वापस से विधेयक को फिर से पेश किया और संसद में क्या किया गया, पारित किया गया, यानी कि पास किया गया। 2006 में अधिनियम जो है वो लागू हुआ। तो इस तरीके से जो है इसकी पूरी कहानी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप कहाँ से शुरू हुआ था, कब हमको सफलता मिली और कब हम जो है इसको लागू कर पाए। तो आपको ये शॉर्ट में बता दिया गया है। बुक में जो है वो थोड़ा पैराग्राफ पैराग्राफ में दिया है, तो आपको लर्न करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कि किस सन में क्या क्या चीजें हुई। तो यहाँ पर आप लाइन से जो इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। बुद्धिशीलता प्रश्न, दिमाग लगाने वाला है। तो हम बात करते हैं घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून में से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए। तो घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में पूरी चीज एक आंसर में मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको जो है यदि कोई घरेलू हिंसा का अधिनियम किस तरीके से पारित हुआ और ये भी कोई चीजें पूछे यदि आपको प्रश्न में, तो आप इसका उत्तर अच्छे से दे पाओ, ठीक है। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं को किसी भी तरह की हिंसा से बचाने के उद्देश्य से पारित किया गया था, ठीक है। पारित किया गया था, चाहे वह शारीरिक या फिर क्या हो, मौखिक हो। विभिन्न महिला समूहों ने घरेलू हिंसा के कई मामलों को विभिन्न पंचों पर रिपोर्ट करके ऐसा करने के लिए काम किया। घरेलू हिंसा यानी कि रोकथाम और संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए वकीलों, कानून के छात्रों और कार्यकर्ताओं के एक समूह ने मिलकर काम किया। इसके अलावा विभिन्न महिला संगठनों, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को प्रस्तुत किया। महिलाओं द्वारा की गई इन सभी कार्रवाई ने मिलकर सरकार को घरेलू हिंसा के खिलाफ विधेयक पारित करवाया।
ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप आंसर लिख सकते हैं। थोड़ा पॉज कर करके इसको कॉपी में लिखने की कोशिश कर लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा लिख लिया था उसको और फिर मैंने आपको बोला ताकि मुझसे बोलते समय कुछ मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो वो समझाने के हिसाब से बोलती हूँ, लेकिन जब आपको कोई उत्तर पूछा जाएगा तो आपको लिखने के हिसाब से व्यवस्थित शब्दों को तोड़ जोड़ के लिखने के लिए कहा जाएगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, बीच में पॉज करके वीडियो और इस आंसर को जो है वो पूरा अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून में से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए? तो जैसे कि हमने पढ़ा अभी, दो मुख्य अधिकार जो है हमें ये प्राप्त हुए थे, 2002 में प्राप्त हुए थे और 2005 में प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये जो भी प्राप्त हुए इनको आप आगे लिख सकते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में जब हमने चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि ऐसे कानूनों का क्या, जो लागू तो कुछ अच्छी सोच के साथ किए जाते हैं, लेकिन आगे क्या करें, मतलब जब वो लागू होते हैं तो वो विवादास्पद हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर उन कानूनों का क्या होता है या फिर ऐसे कानून किस तरीके से होते हैं, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो संवैधानिक रूप से वैध कानून कभी कभी लोगों के लिए अलोकप्रिय और अस्वीकार हो सकता है। ऐसे मामलों में नागरिक आलोचना व्यक्त कर सकते हैं और अदालतों का दरवाजा भी जो है वो खटखटा सकते हैं। यदि वे संविधान का पालन नहीं करते हैं तो न्यायालय के पास कानूनों को संशोधित या रद्द करने की शक्ति है। ठीक है, तो कई सारे कानून, देखो सबसे पहले तो कई सारे कानून हमारे जो है जब हमारा संविधान बनाया गया था तब भी उसमें लागू किए गए थे। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ कि समय के साथ साथ, क्योंकि लोग बदले, सोच बदली, एजुकेशन बदला, है ना, समय की जरूरतें कुछ और हो गई, तो हम क्या करते हैं, अभी भी जो है आपको याद हो गया, आपने सुना होगा एक अमेंडमेंट, जैसे कोई सा भी बिल रहता है उसके साथ में अमेंडमेंट शब्द लगा दिया जाता है। तो अमेंडमेंट मतलब क्या, संशोधन करना, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, उन कानूनों को संशोधित कर सकते हैं, लेकिन वो भी फिर ऐसे ही होता है कि उसके लिए बिल पास किया जाता है, फिर लोकसभा राज्यसभा में जाता है, फिर वहां से स्पीकर और उन लोगों के द्वारा पास होता है, तभी वो क्या है, अमेंडमेंट जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। एग्जिस्टिंग बिल जो ऑलरेडी मतलब बिल बने हुए हैं उनमें भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो, और ऐसे भी जो कानून बने गए हैं जो अभी नए समय में बने हैं लेकिन लागू होने के बाद ही उनका जो है उनके ऊपर विवाद होने लगे, उनके ऊपर जो है लोगों की समान राय न हो और फिर लोगों को दिक्कतें आने लगे, उसको लेकर जब वो लागू हो तो उसको भी क्या किया जा सकता है, उसके प्रति जनता जो है वो अपनी अस्वीकृति बयां कर सकती है और कानून के दरवाजे जो है वो खटखटा सकती है। ठीक है, अदालतों के दरवाजे जो है वो खटखटा सकती है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। फिर से एक प्रश्न आया है जिसके लिए उदाहरण दिया जाए, मैं उदाहरण दूंगी ना तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अलोकप्रियता या फिर विवादास्पद कानून के जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखो एक नॉर्मल से यदि हम बात करें तो हमारी नगर निगम कहती है कि किस कुछ रोड पे कुछ लिमिट के अंदर ही मकान बनने चाहिए, मतलब कि इतनी स्पेस जो है वो खाली होनी चाहिए, है ना। मतलब वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ कि अतिक्रमण, है ना, अतिक्रमण हो जाता है। कई बार लोग जो है वो रोडों पर अपनी दुकानें डालने लगते हैं, फिर रोड पे ही घर बनाने लगते हैं, तो जो हमारी सड़कें जो हैं वो और सिकुड़ती जाती हैं, वाहनों को निकलने के लिए जगह नहीं मिलती। इसलिए हमारी नगर निगम कहती है कि भैया आपकी इतनी लिमिट है कि दोनों साइड में आपको इसके बाहर बाहर जो है वो अपने घर बनाने, इतनी जगह जो है वो रोडों पे आपको छोड़नी है। लेकिन यहाँ पर विवादास्पद, आप बोलोगे मैडम यहाँ पर विवाद करने वाली क्या बात है, ये तो सही बात है कि सरकार को भी अपनी मतलब जगह भी देखनी पड़ेगी ना, कि आवागमन में परेशानी ना हो लोगों को, है ना। तो सही बात है, होना चाहिए, लेकिन विवाद किसको हुआ, परेशानी किसको आई, जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं, है ना, जो ठेले गाड़ी वाले हैं, जो डेली का कमाते हैं, डेली की चीजें बेचते हैं, डेली का कमाते हैं, इन लोगों को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि नहीं है। अब वो तो रोड पर ही चलेंगे ना, अगर उन्हें कोई चीज बेचनी है तो उनकी दुकान तो उनका वो ठेला ही है। अब वो रोड पे से नहीं निकलेंगे या फिर रोड के साइड में अपना पानी बताशी का ठेला नहीं लगाएंगे या मंचूरियन नूडल्स का ठेला नहीं लगाएंगे, तो फिर उनकी उनकी दिनचर्या या फिर उनकी जो है कैसे चलेगी, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, है ना। ये भी जाहिर सी बात है कि ये जो लोग हैं आप इनको अवॉइड भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यही लोग तो हैं जो आपको कम पैसों में सस्ते में वही चीज ऑफर करते हैं जो आपको बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो कई कीमत बढ़ा बढ़ा के और फिर बड़े बड़े मॉल्स में बेचते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो वेंडर्स है ये हमारी जिंदगी आसान कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि इनको परेशानी है तो इनकी इनकी परेशानी से क्या जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है ना। ये लोग तो है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं सुविधा पूर्वक काम कर
रहे हैं, है ना। तो ये जो कानून जो हो जाते हैं इस तरीके के विवादास्पद हो जाते हैं कि जो सिर्फ कुछ ही सोसाइटी के वर्ग को देखकर बनाए जाते हैं और जो दूसरी हमारा सोसाइटी का पार्ट है, जो सोसाइटी का हिस्सा है, उनको जो है वो निग्लेक्ट कर दिया जाता है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो फिर जो है वो कानून बन जाते हैं। लेकिन फिर जब दिक्कतें आती हैं तो फिर विवाद उठते हैं, विवाद बढ़ते हैं कि भैया हम कहाँ जाए, है ना। तो ये जो है इसका एक उदाहरण है अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून का। ठीक है, आगे बात समझ, आगे बढ़ते हैं। अलोकप्रिय विवादास्पद कानून में ही हम आगे बढ़ते हैं। नागरिकों के रूप में हमारी भूमिका हमारे प्रतिनिधियों को चुनने के साथ साथ समाप्त नहीं होती कि भैया हमने वोट दे दिया, अब हमारा काम खत्म, तुम जानो तुम्हारा देश जाने। क्यों सिर्फ देश क्यों जानेगा भैया, हम भी तो रहते हैं, हमको डेली में कितनी परेशानियां आती है, फिर हम कहते हैं कि हम क्या करें, हमको तो नेता नहीं बनना, डर्टी पॉलिटिक्स है। तो आप मत बनो, सबको नेता बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप जब वोट दे रहे हो, आपने तो उन लोगों को चुन लिया, लेकिन आपको उनको ऑब्जर्व भी करना है। वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके लिए आवाज भी उठानी है, ताकि आप अगले जो 5 साल बाद वाले चुनाव आए, आप उनको फिर से मौका ना दे। हम ध्यान ही नहीं देते, फिर 5 साल बाद फिर उनको दे देते हैं, क्योंकि क्या है, हमारी एक संकीर्ण सी सोच बनी हुई है कि ये पार्टी हमारी है और ये पार्टी हमारी है, इस पार्टी के लोग हमारे हैं, इस पार्टी के लोग बुरे हैं। ऐसा नहीं है। देखो, जब आप पेरेंट्स मीटिंग में जाते हो ना, तो पेरेंट्स मीटिंग में क्या होता है कि टीचर जो है वो, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ते हो, लेकिन यदि आप मस्ती करते हो, लोगों को परेशान करते हो, है ना, क्लास में छेड़खानी करते हो, लोगों को पढ़ने नहीं देते, तो टीचर क्या बोलेगा कि बच्चा तो अच्छा है, लेकिन मैडम आप आपके पेरेंट्स को बोलेंगे कि आप क्या कीजिए, इसकी थोड़ी सी इन चीजों पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये है क्या कि उस टीचर को वो बच्चा पसंद नहीं, ऐसा नहीं है ना। लेकिन टीचर क्या करता है कि नहीं, जो सही है वो उसकी बात सही है, लेकिन जो गलत है उस बात को सुधारना भी है। तो ये नागरिकों की भी इसी तरीके से जिम्मेदारी होती है कि हाँ, हम मानते हैं कि आप किसी एक पार्टी के पक्ष में हैं, कोई परेशानी नहीं, होना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस पार्टी के लोग यदि कोई गलत चीजें कर रहे हैं, लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या वो पर्टिकुलर व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप आंख बंद करके कि नहीं हमको तो यही पार्टी चाहिए, तो पार्टी पार्टी क्या करेगी? पार्टी में लोग जो है, जो नेता है, एक पर्टिकुलर एक सोच जो है वो देश को अच्छा बनाती है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि आपने जिस व्यक्ति को चुना है वो उस काबिल है भी या नहीं, वो आपके काम करवाएगा भी या नहीं, या सिर्फ बस जीतने के बाद में कुर्सी पर हाथ धर के बैठ जाएगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जिम्मेदारी नागरिकों की होती है। ठीक है, यह लोगों की भागीदारी है जो संसद को अपने कार्यों से ठीक से करने में मदद करती है। भाई हमने ही चुन के उन लोगों को संसद में बैठने के काबिल बनाया है, तो हमारा अधिकार है, हमारा पूर्ण हक बनता है कि हम उनके गलत में उनको गलत बोलें और अपने अधिकारों पर आवाज उठाएं। और यदि कोई चीज ऐसी हो रही है कि हमको निग्लेक्ट किया जा रहा है, वो लोग हम पर ध्यान नहीं दे रहे, जो पैसा आ रहा है वो अपनी जेब में डालकर अपने घरों में अपने बच्चों में लगाए जा रहे हैं, तो ये चीज गलत है। उनको इस वजह से हमने कुर्सी पर नहीं बिठाया है। ठीक है, उनको अपनी काम का जो है हमको बार बार रियलाइज करवाना चाहिए। ये नागरिकों का अधिकार है और नागरिकों की ड्यूटी भी है। ठीक है, तो कहीं पैसा लगे तो बिल्कुल उठाइए आवाज। प्रश्न 1 पर आ जाते हैं, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कानून के शासन पद से आप क्या समझते हैं, और अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या फिर काल्पनिक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ, मैंने लिखा हुआ है अच्छे से व्यवस्थित, आप जो है इसको समझ भी लीजिएगा, मतलब मैं बोलने के बाद मैं आपको समझा भी दूंगी और आप अपनी कॉपी में इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, व्यवस्थित आंसर यदि हम लिखना चाहे तो लिखिएगा, कानून नियमों की एक प्रणाली है जो आमतौर पर सरकार या संस्था द्वारा लागू की जाती है और लोगों के समूह को नियंत्रित करने के लिए लागू होती है। ठीक है, पूर्ण विराम लगाइएगा। यह राजनीति, कौमा, अर्थशास्त्र और समाज को कई तरह से आकार देता है। पूर्ण विराम। कानून के शासन के उल्लंघन का सबसे आम उदाहरण सड़कों पर देखा जा सकता है। पूर्ण विराम। वाहन चालक व राहगीर यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं। पूर्ण विराम। वाहन चालक गति सीमा का पालन नहीं करते हैं और ना ही ट्रैफिक सिग्नल पर लाइन के पीछे रुकते हैं। पूर्ण विराम। पैदल यात्री शायद ही कभी जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करते दिखाई देते हैं और सड़क पार कर लेते हैं। ठीक है, जिससे न केवल खुद को बल्कि अन्य सह उपयोगकर्ताओं की भी नुकसान
करवाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कानून का शासन क्या है। यहाँ खत्म हो जाता है प्रश्न। अब समझिएगा कि कानून का शासन क्या है। कानून जो है वो एक प्रणाली है। कानून का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ। लोग जो है मतलब किसी भी तरीके के लोगों के ऊपर जो है वो हमेशा कानून रहेगा। ये क्या है, एक प्रणाली है, नियमों की प्रणाली है, जो या तो सरकार या फिर संस्थान जो है वो लोगों पर लागू करती है। ठीक है, ताकि क्या हो, वो लोगों पर किसी कुछ परिस्थितियों में क्या कर सके, नियंत्रण कर सके। ठीक है, राजनीतिक, अर्थशास्त्र और समाज को कई तरह से आकार जो है ये देता है। ठीक है, अब उल्लंघन करने की यदि हम बात करें, उदाहरण की बात करें, तो लोग जो है वो ट्रैफिक सिग्नल का काम उपयोग नहीं करते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग बना दी जाती है, लेकिन फिर भी यदि हमको रोड पर पार करना है, सिग्नल रुका, इधर देखते हुए चलते रहते हैं, ऐसे में एक्सीडेंट हो जाते हैं, आपके परिवार वालों की जो है जीवन खराब हो जाता है। ये सारे नियम जो है वो हमारे लिए बनाए गए हैं, लेकिन हम पालन ही नहीं करते। फिर कहते हैं कि ये सिटी में तो नियम ही पालन नहीं होते, उज्जैन में ऐसा नहीं होता, देवास में ऐसा नहीं होता। जो भी सिटी है जिसके बारे में आप बात करें, तो नियम बनाना सरकार का काम है। देखो, मुद्दा उठाना हमारा काम है, नियम बनाना सरकार का काम है, लेकिन मुद्दा यदि हमने उठाया है, अब जब वो नियम बन गया है, तो फिर इस मुद्दे को पालन हम क्यों नहीं करते? हम क्यों भूल जाते हैं कि सिर्फ हमारा काम मुद्दा उठाने तक का ही है? ये पालन भी तो हमें करना पड़ेगा। अब सरकार थोड़े ना अपने अपने काम छोड़ छोड़ के आएगी और पालन करते रहेंगी, वो भी करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन काम तो हमें करना है ना। हमारे लिए बनाया गया है नियम की हेलमेट लगा के जाना है। अब हम क्या सोचते हैं कि जब पुलिस वाले दिखेंगे तो हेलमेट जो है साइड में टांग लो, पुलिस वाले दिखेंगे तो पुलिस वाले को क्या करना, आप भले मरो। आपको आपकी जान प्यारी है कि नहीं प्यारी है, क्योंकि आपके घर पे आपके परिवार वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि नहीं भाई, हेलमेट पुलिस वाले आएंगे या पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो हम जो है हेलमेट रख लेते हैं और फिर सिर पे लगा लेंगे। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्या कारण है ऐसा करने का? क्या पेट्रोल पंप या पुलिस के सामने आपका एक्सीडेंट होना है? नहीं ना, आपका एक्सीडेंट तो आप अलग, जब भयंकर स्पीड पे या आप भले नॉर्मल चल रहे हो, सामने वाला तेज स्पीड पे आ रहा है, तब आपको लगेगी। सिर पे हेलमेट पहनने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप अधिकतर जब एक्सीडेंट होते हैं ना, मैंने ये चीज देखी है कि स्पॉट पे जब मौत होती है वो इसी वजह से होती है कि आपके सिर पे चोट लगती है। यदि आपके सिर पे चोट नहीं लगी है ना, तो आप बच जाओगे, भले आप कितने ही भयंकर तरीके से गिरे हो। हाथ पे टूटने से थोड़ी ना कोई इंसान मरता है। इंसान कब मरता है? जब उसके सिर पर डायरेक्ट चोट लगती है या फिर कुछ शरीर में जो है आहत हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। हमको ऐसा लगता है कि भैया क्या है, पुलिस वालों के सामने कर लो, चालान ना कटे इसलिए कर लो। अरे उन्हें क्या करना है, वो चालान काट के पैसे रख लेंगे, जाके फिर से आप ही ठुकाओगे। आपके घर वाले, आपके बीवी बच्चे, आपके माता पिता, आपके लोग जो है वो आपका इंतजार कर रहे होते हैं। तो आप अपनी ड्यूटी समझिए ना कि नियम जो बनाया गया है या आप ही के लिए बनाया गया है, आप अपना नुकसान कर रहे हैं नियम ना मान के, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए। हम क्या करते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग हमारे लिए बनाई गई कि भैया जब सिग्नल रुके, जेब्रा क्रॉसिंग कैसी होती है यदि आप भूल गए हो तो मैं बता दूं, अगर आपने कभी ध्यान ना दिया हो तो ऐसी पट्टियां होती है ब्लैक व्हाइट, जैसे ब्लैक कलर की रोड है ना, ब्लैक कलर की रोड है, तो ब्लैक कलर की रोड पे ऐसी व्हाइट कलर की पट्टियां बनाई जाती है, इसको कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। बताना तो नहीं चाहिए मुझे इतनी डिटेल में, लेकिन जब लोग फॉलो नहीं करते ना, मैं खुद भी रोड पे निकलती हूँ, लोग फॉलो नहीं करते, बड़ा गुस्सा आता है। अरे यार, गिर जाओगे, लग जाएगी, सिर में चोट लग जाएगी, जिंदगी से हाथ धो बैठोगे, फिर तुम्हारा तो कुछ नहीं, तुम तो चले जाओगे, घर वाले बेचारे उनकी किल्लतें हो जाती है। ठीक है, तो जेब्रा क्रॉसिंग इसलिए बनाई जाती है कि जब ट्रैफिक सिग्नल जो है वो रुका हुआ है, गाड़ियां इधर खड़ी है, यहाँ इधर खड़ी है, तो यहाँ से नहीं निकल के जाना है टेढ़े मेढ़े ऐसे घूमते घूमते, इस पे से चल के जाना है भैया। कि कल को अगर अचानक से कोई सिग्नल तोड़ता हुआ भी आता है तो वो इसको देखकर रुक जाएगा कि आप यहाँ से निकल रहे। अब आप रैंडम कहीं से भी निकलेंगे तो उसकी नजर आप पे कैसे जाएगी, है ना। तो ध्यान रखिए कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। और भी कई सारे नियम जो है वो हमारे लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए बनाए जाते हैं? देशवासियों के लिए बनाए जाते हैं। हम नहीं फॉलो करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, किसका नुकसान होना है? ठीक है, समझिए, मैडम सिखाने बहुत लग जाती है बीच बीच में, क्या करें। इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसके कारण में से तो कोई दो कारण जो है वो बताइए। ठीक है, तो मैं लिखवा देती हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला कारण तो ये है कि औपनिवेशिक शासन जो है वो मनमाना था। ठीक है, औपनिवेशिक शासन क्या था? मनमाना था, ये पहला कारण है। दूसरा कारण लिखिए, भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश भारत में कानूनी क्षेत्र के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। तो इसके कारण क्या है? पहला कारण तो ये कि अंग्रेज कैसे शुरू करेंगे,
अंग्रेज शुरू ही नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेजों ने तो सेडिशन एक्ट के थ्रू ये कह दिया था कि भैया तुम जो है नहीं कर सकते, तुमने हमारे खिलाफ कुछ गलत बोला तो तुमको उठा के जेल में पटक दिया जाएगा। तो उन्होंने तो शुरू किया ही नहीं है। हमने उस कानून से सीखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर हमने क्या किया, सबसे पहली चीज तो ये कि वो मनमानी करते थे अपनी, उनका शासन कोई ऐसा कुछ था नहीं। फिर हमने ये सीखा कि हमने जो है इन कानूनों से सीख कर हमने ये निर्णय लिए थे कि भैया हमको ऐसा नहीं करना, हमको जब हमारा देश आजाद होगा तो हम सभी लोगों को बराबर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो लिखते हैं। ये वाले प्रश्न में आप क्या कीजिएगा, एक बुद्धि वाला प्रश्न हमें जो है बीच में मिला था, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। उसमें जो मैंने आपको पूरा आंसर डिक्टेट करवाया था ना, वो आप आंसर को यहाँ पर ऐसा कैसा बिठा दीजिएगा। उस वाले आंसर में मैं आपको थोड़ी सी और चीजें बता देती हूँ। मैं वो प्रश्न आपको निकाल के बताती हूँ। ये वाला प्रश्न, ये घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं, इसमें जो मैंने पूरा आंसर आपको जो लिखवाया था ना, वो आप प्रश्न नंबर 3 में पूरा एज इट इज ऐसा कैसा लिख दीजिएगा। ये वाला आंसर जब यदि आपको भी लिखने के लिए बोले, तो मैंने बोला था ना कि आपको पूरा विस्तार से बता देती हूँ कि आपको यदि कोई सा वैसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको उसमें काम आ जाए, तो इसका आंसर जो है आप पूरी तरीके से उसमें उतार दो। इसके लिए मैं एक पूरा आंसर जो है व्यवस्थित लिखवा देती हूँ। इसका आंसर लिखिएगा कि जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति या घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है, मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो इसे घरेलू हिंसा क्या कहा जाता है? ठीक है, तो घरेलू हिंसा का आंसर तो ये हो गया। इसके बाद में लिखिएगा, औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। ठीक है, घरेलू हिंसा। अब इसके बाद में प्रश्न है कि हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून में से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द को की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया था। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान के साथ में रहती है या फिर रह चुकी है। ठीक है, तो ये आप क्या कीजिएगा, इसके अंदर पूरा लिख लीजिएगा, पॉज कर करके आप देख लीजिएगा और अच्छे से व्यवस्थित कॉपी में लिखिएगा। इसमें जो मैंने पूरा आंसर आपको बताया था उसको आपको उतारना है कहाँ पर, प्रश्न नंबर 3 में। यहाँ पे आके जो है हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। बड़ा ही अच्छा प्यारा सा चैप्टर था। सिविक्स के चैप्टर तो बहुत बढ़िया होते हैं, समझने लायक होते हैं, समझाने में भी मजा आता है ना। तो दोहरा लेते हैं क्या क्या जो है हमने इसमें पढ़ा। भारतीय लोकतंत्र में संसद कानून बनाने का प्रभारी है। ठीक है, कानून का शासन सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। प्राचीन भारत में कानून सभी पर समान रूप से लागू नहीं होते थे, लेकिन कहा जाता था कि यह औपनिवेशिक शासन के दौरान बदल दिया गया था। ठीक है, और औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून मनमाने थे या राष्ट्रवादियों के विरोध के कारण था कि न्याय पर केंद्रित कानून की मांग उठाई गई थी। तब संसद आगे आती है और वही करती है जो जरूरी होता है जब लोग कुछ कानूनों की मांग करते हैं। कभी कभी संसद द्वारा पारित कानून संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से मान्य हो सकते हैं, लेकिन अलोकप्रिय हो सकते हैं। ठीक है, नागरिकों की भूमिका संसद को उन विभिन्न चिंताओं का ढांचा बनाने में मदद करने में महत्वपूर्ण है जो लोगों को कानून में हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ आके हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैंने अभी आपको पढ़ दिया क्योंकि मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको जो है वो समझा चुकी हूँ की पॉइंट्स जिसके लेकर हमने पूरे चैप्टर में बात की है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर में।